हेलो स्टूडेंट्स, होप आप लोग सभी वीडियो देख रहे होंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 पढ़ा था और इसमें हमने लास्ट का जो टॉपिक था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसमें हमने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर ये ट्रीटी हुई थी, वो देखा था। आगे हम देखते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अगर नेशनलिज्म की जो डेवलपमेंट थी वो सिर्फ वार्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से ही नहीं हुई थी। सिर्फ जो लड़ाइयाँ चल रही थी या जो भी एम्पायर को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लाया जा रहा था, इसी से अकेले नेशनलिज्म की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। इनके अलावा कल्चर जो था उसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में। इसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, इन सभी ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस और शेप करने में हेल्प की। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. आइए अब हम ऐसा ही एक मूवमेंट देखते हैं, दैट इज़ रोमांटिसिज्म, जो एक कल्चरल मूवमेंट रहा जिसने एक पर्टिकुलर तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में हेल्प की। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जो थे, इन्होंने जनरली रीज़न और साइंस जो मॉडर्न टाइम उस टाइम आ रहा था उसके ग्लोरिफिकेशन, उसकी महिमा मंडन को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रीज़न और साइंस में कुछ ना रखे, बजाय रीज़न और साइंस के इन्होंने फोकस किया इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग। कि ह्यूमन इमोशंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, इंट्यूशन हमारी गट फीलिंग क्या कहती है, मिस्टिकल फीलिंग रिलेटेड टू अध्यात्म जो बात है, तो इन सब पर इन्होंने बढ़ावा दिया। दियर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। यहाँ जो उनका एफर्ट था वो सभी के अंदर एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, एक सामूहिक साझी जो विरासत है, उस फीलिंग को, उस सेंस को क्रिएट करना, सभी का एक कॉमन कल्चरल पास्ट हो, और इसे उन्होंने नेशन का बेसिस माना। बाकी दूसरे जो रोमांटिक्स थे, लाइक जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, उसने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर जो था उसे उसके कॉमन पीपल को जर्मन में दास वोक बोलते हैं, तो उनमें ढूंढा, उनमें डिस्कवर किया जा सकता था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हु क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, तो द आंसर इज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. और ये इस फिलोसोफर ने बताया कि ये किन किन जरिए किया जा सकता है, फोक सॉन्ग्स के जरिए, फोक पोएट्री, फोक डांसेस के जरिए। और जो ट्रू स्पिरिट है नेशन को जर्मन में इन्होंने दिया हुआ है वॉक्सगाइस्ट, तो तभी एक ट्रू नेशन की जो स्पिरिट है उसको पॉपुलराइज किया जा सकता है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसलिए इनका मानना था कि इन सब तरह के जो फोक कल्चर हैं, चाहे वो डांस है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो पोएट्री है, इन सबको कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना बड़ा एसेंशियल था, जिससे नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। इसके अलावा वर्नैकुलर लैंग्वेज आपको बताया था द लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल, तो उन्होंने वर्नैकुलर लैंग्वेज के ऊपर एम्फेसिस दिया, जोर दिया, और साथ ही साथ लोकल फोकलोर की कलेक्शन, ना सिर्फ इससे एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर किया जा सकता था, बल्कि साथ ही साथ मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस तक भी ले जाया जा सकता था, क्योंकि अधिकतर जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th century by the great power that is रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। और ये स्पेशली पोलैंड के केस में देखा गया, जिसे 18th सेंचुरी के एंड में ग्रेट जो पावर्स थी उस टाइम की, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया, उनके द्वारा पार्टीशन जब इसके टुकड़े किए गए। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यहाँ तक कि अब पोलैंड और ज़्यादा इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर भी जो नेशनल फीलिंग्स थी उन्हें लोगों के अंदर म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू अलाइव, जिंदा रखा गया। कैरोल कर्पेंस्की
एग्जाम्पल के लिए लीजिए तो कैरोल कर्पिंस्की ने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ओपराज और म्यूज़िक के जरिए, और फोक डांसेस जैसे पोलोनेज और मजूरका जैसे जो फोक डांसेस थी, लोक नृत्य थे, उनको नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पर उसने यूज़ किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज ने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज थोप दिया गया। 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन रशियन रूल के खिलाफ एक हथियारबंद विद्रोह जो था वो हुआ, जिसे अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया बिकॉज रशिया वाज मोर पावरफुल। तो इस रिबेलियन, इस विद्रोह को उन्होंने क्रश कर दिया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। लेकिन इसको फॉलो करते हुए पोलैंड की क्लर्जी बोले तो आप चर्च के अधिकतर जो मेंबर्स थे उन्होंने लैंग्वेज को नेशनल रेजिस्टेंस, राष्ट्रीय प्रतिरोध के तौर पर वेपन, हथियार के रूप में यूज़ करना शुरू किया। पोलिश को चर्च गैदरिंग, जब भी चर्च में लोग इकट्ठा होते हैं तो पोलिश भाषा को यूज़ किया जाता, और बाकी सभी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सब पोलिश भाषा में दी जाती, और रिजल्ट के तौर पर बड़ी संख्या में प्रीस्ट और बिशप जो थे उन्हें जेल में डाला गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, एक पनिशमेंट के तौर पर, जो उन्होंने चर्च के अंदर रशियन भाषा में प्रचार करके नहीं दिया। तो रशियन भाषा की जगह जब उन्होंने पोलिश भाषा का यूज़ किया तो उनको सज़ा के तौर पर या तो उन्हें जेल में डाला गया या उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पोलिश भाषा का जो यूज़ था उसे अब रशियन डोमिनेंस के खिलाफ स्ट्रगल के सिंबल के तौर पर देखा जाने लगा। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज़ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। लेकिन आगे जो पीरियड आ रहा था ये बहुत ही ज़्यादा टफ था, लाइक आजकल जो हमारा चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कोविड-19। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830s का जो साल थे वो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप, कठिनाइयों के थे। 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ जो था उसमें यूरोप में हर जगह पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। अधिकतर जो कंट्रीज़ थी वहाँ अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बजाय जॉब ढूंढने वालों की संख्या ज़्यादा थी, मीन अनएम्प्लॉयड रेशो ज़्यादा था। पॉपुलेशन जो रूरल एरिया से थी वो माइग्रेट होकर सिटीज़ में आ रही थी और आकर ओवर क्राउडेड जो स्लम्स थी, झुग्गियाँ थी, उनमें रह रही थी। टाउन्स के अंदर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें कई बार बहुत स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता था इंग्लैंड से आ रही सस्ती मशीन मेड जो गुड्स थी उनके साथ, क्योंकि हमें पता है इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कहीं ज़्यादा एडवांस था बजाय पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के। आगे हम बात करें, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। और ये स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर था जिसे मेनली होम्स या स्मॉल जो वर्कशॉप्स थी उनके अंदर किया जाता था, और इसमें से कुछ हिस्सा मैकेनाइज्ड होता था, मशीनी होता था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। वो रीजन्स जहाँ यूरोप के अंदर एरिस्टोक्रेसी अभी भी जहाँ एक तरफ पावर एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पीजेंट जो थे उन्हें फ्यूडल ड्यूज, जो सामंती जो कर उनके टैक्सेस थे और ऑब्लिगेशन जो उनके ऊपर नियम कानून थे, उसके बर्डन, उसके बोझ तले वो दबे हुए थे। राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। और जैसे कभी भी फूड के प्राइसेस बढ़ते या फिर कोई एक ऐसा साल जब बैड हार्वेस्ट, ख़राब फसल होती, तो इसकी वजह से टाउन और कंट्री दोनों में वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, बड़े पैमाने पर भुखमरी और गरीबी जैसी कंडीशन हो जाती। 1848 का ईयर ऐसा ही ईयर था। फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था, उस वजह से पेरिस की पॉपुलेशन सड़क पर आ खड़ी हुई। बैरिकेड खड़े किए गए उनको रोकने के लिए, और लुई फिलिपे जो हेड था उसे वहाँ से भागने को मजबूर होना पड़ा। एक नेशनल जो असेंबली थी उसने एक रिपब्लिक
अब फ्रांस को एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया और सभी जो एडल्ट मेल्स थे जिनकी एज 21 से अबव थी उनको सफरेज, उनको राइट टू वोट प्रोवाइड कराया और साथ ही साथ गारंटीड द राइट टू वर्क, और राइट टू वर्क भी उन्होंने गारंटी दी। नेशनल वर्कशॉप जो थी उन्होंने नेशनल वर्कशॉप्स को अब सेटअप किया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगर हम इससे थोड़ा टाइम पहले की बात करें तो 1845 में सिलेसिया के अंदर जो वीवर बुनकर जो लोग थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर जो उनके ठेकेदार होते थे उनके खिलाफ रिवोल्ट विद्रोह किया था। जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश्ड टेक्सटाइल्स के लिए ऑर्डर दिया करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से उनकी पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ ने सिलेशियन विलेज के इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है नीचे जैसे दी हुई है लाइन कि इन गांवों के अंदर करीब 18,000 जो इनहेबिटेंट्स थे, तो मेनली अधिकतर लोगों का जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन था वो था कॉटन वेविंग। वर्कर्स की जो माइजरी थी वो बड़ी एक्सट्रीम थी। जॉब्स के लिए डेस्परेट नीड देखी जाती थी और इसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर्स लोग उठाया करते थे। वो चीज़ों का जो भी चीज़ें उनसे बनवाते थे उनके प्राइसेस कम कर दिया करते थे, क्योंकि आपको पता ही है जितना काम कम होगा और पॉपुलेशन या लोग ज़्यादा होंगे उतना ही फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स को नुकसान होता है। 4 जून के करीब दोपहर 2 बजे एक लार्ज जो क्राउड थी, बड़ी जो भीड़ थी वीवर्स की, वो अपने घरों से निकली और पेयर्स के अंदर मार्च करते हुए कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन आवास की तरफ वो चले और वहाँ जाकर उन्होंने हायर वेजेस, ज़्यादा अपनी पगार की डिमांड की। उन्हें बहुत ज़्यादा घृणा के साथ स्कॉर्न तरीके से उनको वहाँ से ट्रीट किया गया और साथ ही साथ उनको धमकियाँ भी दी गई। और इसे फॉलो करते हुए उनमें से एक ग्रुप जो था लोगों का वो ज़बरदस्ती घुसा और जो भी शानदार विंडो, फर्नीचर, पोर्कलेन, सभी जो चीज़ें थी वहाँ उन सबको तोड़ दिया। एक और ग्रुप स्टोर हाउस के अंदर घुसा और वहाँ कपड़ों की सप्लाई को उन्होंने कब्जे में लिया, जिसे बाद में उन्होंने टोर टू श्रेड्स, उनको बिल्कुल तार तार कर दिया फाड़ कर। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अपनी फैमिली के साथ पास के एक विलेज में भाग गया, फिर भी उसे ऐसे किसी व्यक्ति को किसी ने भी शेल्टर देने से रिफ्यूज़ कर दिया। 24 आवर्स लेटर वो वापस आर्मी के साथ आया और बाद में जो एक्सचेंज हुआ मीन आर्मी और उन वर्कर्स के ग्रुप के बीच में, इसकी वजह से करीब 11 जो वीवर्स थे, 11 जो बुनकर थे, वो गोली से मारे गए। अगला टॉपिक आता है बेटा 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो कह रहा है कि parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. मेन गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग और जो भुखमरी जो पीजेंट्स के अंदर थी और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो वर्कर्स थे 1848 में, उनके पैरेलल में एक और रेवोल्यूशन जो थी मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के द्वारा जो रेवोल्यूशन थी वो भी अंडरवे थी, वो भी चल रही थी। फरवरी 1848 के इवेंट्स जो फ्रांस में रहे उसकी वजह से जो मोनार्क था उसका एब्डिकेशन हुआ, मोनार्क था उसे गद्दी से हटाया गया और एक रिपब्लिक जो मेनली यूनिवर्सल मेल सफरेज पर बेस्ड था उसे प्रोक्लेम किया गया। अगर हम बात करें यूरोप के अदर पार्ट्स की जहां इंडिपेंडेंट नेशन अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन जो एम्पायर था, तो यहाँ जो मैन और वीमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लासेस के, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया मेनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ और साथ ही साथ उसके नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड को भी उन्होंने शामिल किया। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश दियर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स और अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। करे उन लोगों ने एडवांटेज लिया, लगातार जो बढ़ता पॉपुलर अनरेस्ट था, जो लोगों के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ रहा था, उसकी एडवांटेज लेकर उन्होंने अपनी डिमांड्स को आगे पुश किया एक नेशन स्टेट की क्रिएशन के लिए जो मेनली पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर बेस हो। मेन एक ऐसा नेशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस की फ्रीडम हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लोगों के अपने खुद की एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम हो।
जर्मन रीजन्स की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशन जिनके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस जो आर्टिजन्स थे, ये लोग थे। इन सब ने मिलकर ये लोग फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर इकट्ठा हुए और एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के वोट के लिए इन्होंने डिसीजन लिया। 18 मई 1848 के दिन करीब 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक फेस्टिव प्रोसेशन, एक जुलूस के साथ, बड़े त्योहारी जुलूस के साथ ये लोग मार्च करते हुए इन्होंने जाकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी अपनी जगह ली। और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसे कन्वेन किया गया चर्च ऑफ सेंट पॉल। मीन चर्च ऑफ सेंट पॉल जो था, वहाँ ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मिली। ये सब लोग वहाँ जाकर बैठे, इन्होंने अपनी सीट्स ग्रैंड की। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। इन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जिसको हेड एक मोनार्की, मीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप इसको कह सकते हैं, जो पार्लियामेंट के अंडर काम करे। जब डिप्यूटीज़ ने क्राउन को ऑफर किया इन टर्म्स के ऊपर फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ को, जो किंग ऑफ प्रशा था, प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ को जब इन डिप्यूटीज़ ने क्राउन ऑफर किया तो उसने इसे रिजेक्ट कर दिया और ये बाकी और दूसरे मोनार्क के साथ शामिल होकर उसने इलेक्टेड असेंबली का ही विरोध कर दिया, अपोज कर दिया, क्योंकि ये जो किंग था ये भी नहीं चाहता था कि वो किसी का सब्जेक्ट बने, मेनली पार्लियामेंट के डिसीजन के हिसाब से वो रूल करे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. और जहाँ एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का अपोजिशन लगातार जब बढ़ता गया, स्ट्रॉन्गर होता गया, तो पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस था वो धीरे धीरे ढह गया, इरोड हो गया, ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट मेनली डोमिनेटेड थी मिडिल क्लास लोगों से, जिन्होंने वर्कर्स और आर्टिजन्स की डिमांड को रेजिस्ट किया था, और इस वजह से इन लोगों के पास जो पॉपुलर सपोर्ट था वो भी ख़त्म हो गया। मीन इन लोगों ने अपने से नीचे वालों को नज़रअंदाज किया, इन्होंने वर्कर्स और आर्टिजन्स की डिमांड को नहीं माना, जिसकी वजह से इनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो इन्होंने खो दिया। और एंड के अंदर जो ट्रूप्स थी, आर्मी थी, उन्हें बुलाया गया और असेंबली को ज़बरदस्ती मजबूरन बंद करना पड़ा। इशू of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. अब बात करें एक ऐसा इश्यू मेनली जो औरतों के लिए पॉलिटिकल राइट से जुड़ा हुआ था, वो भी एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा लिबरल मूवमेंट के अंडर। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में जो औरतें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली इन सालों के दौरान। विमेन ने अपने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए थे, अपने न्यूज़पेपर फाउंड किए और पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इतना सब कुछ करने के बाद भी औरतों को सफरेज राइट, जो वोटिंग राइट थे असेंबली के इलेक्शन के दौरान, उससे वंचित रखा गया। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में कन्वीन हुई, इकट्ठा हुई, मिली, तो औरतों को सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर विजिटर्स गैलरी में खड़े होने के लिए एडमिट किया गया। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. यद्यपि अगर हम बात करें कंजर्वेटिव जो फोर्सेस थी, उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को पूरी तरीके से दबा दिया था 1848 में, फिर भी वो पुराना जो ओल्ड ऑर्डर था, पुराना जो रूल था, उसको वो दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। अब जो मोनार्क्स थे उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि लगातार जो रेवोल्यूशन और रिप्रेशन की जो साइकिल्स चली आ रही हैं, उनको तभी एंड किया जा सकता है जब लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी को कुछ कंसेशन दे दिया जाए। और इस वजह से हैंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। और इस वजह से 1848 के बाद के सालों में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर थी, उन्होंने वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए जो पहले ही वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही किए जा चुके थे। और इस तरह सर्फडम और बॉन्डेड जो लेबर थी,
उन्हें एबोलिश किया गया, दोनों ही हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशियन एम्पायर, सब जगह से सर्वडम और बॉन्डेड लेबर जैसी जो गुलामी और जबरन जो मजदूरी कराई जाती थी उनको एबोलिश कर दिया गया। हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को 1867 में और ज़्यादा ऑटोनॉमी ग्रांट की। ऑटोनॉमी होते हैं बेटा सेल्फ रूल, मीन लोग अपना डिसीजन खुद ले सकें, जो पहले हंगरी के लोगों के पास नहीं था। तो हैब्सबर्ग रूलर्स ने उन लोगों को थोड़ा बहुत और ज़्यादा ऑटोनॉमी पहले से दे दी। अब देखते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है जर्मनी का, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, कि क्या आर्मी किसी नेशन के आर्किटेक्ट हो सकती है। तो 1848 के बाद की अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ जो इसका एसोसिएशन था उससे कहीं आगे बढ़ गया। नेशनल सेंटीमेंट जो थे उन्हें कई बार कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा मोबिलाइज किया गया स्टेट पावर को और ज़्यादा प्रमोट करने और यूरोप के अंदर पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने के लिए। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। और इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस प्रोसेस को देखकर जिसके जरिए जर्मनी और इटली को नेशन स्टेट्स के तौर पर यूनिफाई किया जा सका। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation-state governed by an elected parliament. कह रहा कि जैसा आप देख चुके हैं नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स थी वो मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिन्होंने 1848 में जर्मन जो कॉन्फेडरेशन आपने 39 स्टेट्स का आपको याद होगा, इसको यूनाइट करने की इन्होंने कोशिश की थी एक नेशन स्टेट के अंदर जिसको इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न कर सके। ये जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशनल बिल्डिंग को लेकर, फिर भी इसे मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्सेस ने दबा दिया था। और मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट कहाँ से मिला था? लार्ज लैंड ओनर जिनको जंकर्स कहते थे प्रशा के अंदर। जंकर्स बेटा जो सर्फडम के जरिए लोगों मतलब पीजेंट्स का खून चूस रहे थे, पैसा वसूल रहे थे, तो इनको लगा कि कहीं अपनी पोजीशन ना खो दे, इस वजह से इन बड़े लैंड ओनर जिनको जंकर्स बोलते थे प्रशा में, इन्होंने मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट किया और इन्होंने मिलकर जो मिडिल क्लास जर्मन थे उनको दबा दिया था। From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. और इसके बाद से प्रशा ने लीडरशिप जो इस मूवमेंट की लीडरशिप थी उसे खुद ले लिया नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और प्रशा के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क इस पूरी प्रोसेस के आर्किटेक्ट रहे, जिन्होंने प्रशा आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर जर्मन यूनिफिकेशन को बढ़ावा दिया या जर्मन को एक यूनिफाइड स्टेट में तब्दील किया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और एंड में प्रशियन आर्मी की विक्ट्री रही और फिर जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। 1871 जनवरी के अंदर प्रशा के किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर के तौर पर प्रोक्लेम किया गया, जो वर्साई के अंदर सेरेमनी हुई उसके अंदर। बड़ी ही ठंडी बिटरली जो कोल्ड मॉर्निंग थी 18 जनवरी 1871 की, तो एक असेंबली जिसमें जर्मन स्टेट्स के प्रिंस शामिल थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर थे जिनमें चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क भी था, वो सब वर्साई का जो वर्साई पैलेस के हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर इकट्ठा हुए और नए जर्मन एम्पायर को इन्होंने प्रोक्लेम किया, जिसका हेड कैसर विलियम फर्स्ट जो प्रशा का किंग था उसे बनाया गया। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी जो थी इसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया प्रशियन स्टेट पावर की डोमिनेंस को। न्यू स्टेट जो था इसने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाला करेंसी को मॉडर्नाइज करने, बैंकिंग सिस्टम, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में
इम्प्लाई करने के लिए प्रश्न जो मेथड्स और प्रैक्टिसेस थी वो बाकी पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल के तौर पर उभर कर आई। अब आते हैं इटली पे हम। तो बेटा इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? तो जर्मनी की तरह इटली का भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राजनीतिक बंटवारे का एक लंबा इतिहास रहा। इटालियंस जो थे वो बहुत सारी सेवरल डायनेस्टिक जो स्टेट्स थे, जैसे हमारे यहाँ रियासतें आपने सुनी होगी 587 रियासतें हमारे यहाँ थी, सेम इटालियन जो थे वो भी ऐसी डायनेस्टिक स्टेट्स के अंदर बिखरे हुए थे और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी इसमें शामिल था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी Italy was divided into 7 states, of which only one, that is Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी के मिडिल के दौरान इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था, जिसमें सिर्फ अकेले एक सार्डिनिया पीडमोंट पर ही इटालियन प्रिंसली हाउस का कब्जा था या रूल था। The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of the Bourbon kings of Spain। नॉर्दर्न जो इलाका था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आता था, सेंटर जो इलाका था वो पोप जो चर्च वाला रूल था उसके अंडर था, सदर्न जो रीजन्स थे वो बर्बन जो किंग थे स्पेन के, उनके डोमिनेशन में था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज ने भी अपनी एक कॉमन फॉर्म को एक्वायर नहीं किया था और इस वजह से इटालियन लैंग्वेज की बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी। जैसे हम हिंदी में देखते हैं, हरियाणवी हिंदी आपको थोड़ी अलग मिलेगी, राजस्थानी आपको अलग मिलेगी। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। 1830s के दौरान जिसेपे मेसनी, जो हमने पहले भी जिसके बारे में पढ़ा था, उसने इटालियन रिपब्लिक को यूनिफाइड करने के लिए एक बड़ा कोहेरेंट प्रोग्राम, बड़ा ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal। डिसिमिनेशन ऑफ हिज गोल। कह रहा है कि उसने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली को भी फॉर्म किया, हमने पहले ही पढ़ा था, जिससे वो अपने गोल्स को पूरा अचीव कर सके। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। और 1831 के अंदर लिगुआरिया के अंदर जो फेलियर रहा था, तो जो मेनली रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग 1831 और 1848 में हुई, उनके फेलियर का मतलब था कि अब सारा जो गुस्सा और सारा जो बोझ था इटली को यूनिफाई करने का, वो अकेले जो प्रिंसली स्टेट था सार्डिनिया पीडमोंट, अकेला इटालियन जो प्रिंसली स्टेट था, उसके ऊपर अब ये सारा प्रेशर आ गया। और इसका जो राजा था किंग विक्टर इमैनुअल II, तो अब इनके सामने ये प्रोजेक्ट था कि इटालियन स्टेट्स को वार के जरिए यूनिफाई किया जाए। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। कह रहा है कि इस रीजन के रूलिंग जो एलिट्स थे, उनकी आंखों में एक यूनिफाइड इटली बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटी ऑफर कर रहा था, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस दोनों में ही काफ़ी अच्छी अचीवमेंट देखने को मिलती। चीफ मिनिस्टर कैवूर, जिसने इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट चलाया, वो ना तो एक रेवोल्यूशनरी था ना ही एक डेमोक्रेट था। बेटा कई बार पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट, तो आंसर होगा चीफ मिनिस्टर कैवूर। तो इन्होंने जो इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट चलाया, ये ना तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी थे ना ही एक डेमोक्रेट थे। बाकी इटालियन एलिट की अधिकतर जो वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलिट की तरह ही, वो चीफ मिनिस्टर कैवूर जो था वो उतनी अच्छी फ्रेंच बोलता था बजाय इटालियन की, मीन इटालियन से अच्छी वो फ्रेंच भाषा को ज़्यादा अच्छा बोलता था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवूर, सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। और लेकिन ये बहुत अच्छा, मतलब आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक पर्सन था, तो इसने
बड़ी एक रणनीति के तहत फ्रांस के साथ इसने अलायंस बनाया, जिसको मेली कैवूर ने इंजीनियर किया, और साइडिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सक्सेसफुल रहा। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्यूसेपे गैरिबाल्डी जॉइन द फ्रे। कह रहा है कि रेगुलर जो आर्मी थी, इनके अलावा बड़ी संख्या में जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, मीन हथियारबंद जो खुद स्वयंसेवक जो लोग थे, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की लीडरशिप के अंदर, वो सब आकर इस आंदोलन में मूवमेंट में शामिल हुए। 1860 में दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। और 1860 में इन्होंने साउथ इटली की तरफ चलना शुरू किया और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वाला जो किंगडम था उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, और वहाँ उन्हें लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिला और इससे उन्होंने स्पेनिश रूलर को वहाँ से भगाने का काम किया। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। फिर भी अगर हम बात करें, अधिकतर जो इटालियन पॉपुलेशन जिनमें रेट ऑफ इलिटरेसी मीन निरक्षरता, या लिटरेसी की बात करें तो बहुत कम थी, या इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, तो ये लोग जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थे उससे पूरी तरीके से अनअवेयर थे। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife। और वो पीजेंट मासेस जिन्होंने गैरीबाल्डी को सदर्न इटली में सपोर्ट किया था, उन्होंने कभी भी इटालिया वर्ड नहीं सुना था और इनका मानना था कि ला इटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। आगे बेटा हम बात करें ब्रिटेन का केस, हम बाद में देखेंगे। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछें, आप लोग पूछते नहीं हैं। थैंक यू।